So students, let's start problems on higher order thinking skills. So question is, explain with the help of graph the variation of conductivity with the temperature for a metallic conductor. कि अगर आपके पास पूछा जाए कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के अनुसार कैसे वेरी करती है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी टेम्परेचर फॉर ए मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सोल्यूशन इसका करते हैं। दैट इज़ कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है एन ई स्क्वायर टो डिवाइडेड बाई एम, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ। अब इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये दिस इज अ ग्राफ, दिस ग्राफ इज बिटवीन यू कैन से टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पूछा है कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आता है कंडक्टिविटी का। सो दिस इज टेम्परेचर, ठीक है, और दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका साइमन मीटर इनवर्स इसका यूनिट है। तो कंडक्टिविटी के साथ कैसे ये रिलेट करता है, तो देखिए जैसे जैसे मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री फिक्स है मीन्स, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स का इंक्रीज करेगा, मतलब बहुत सारे एटम्स फ्री होंगे और उनका जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम विल इंक्रीज, इसलिए कोलिजन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एटम के साथ, ठीक है, और दैट बिकम मोर वी कैन से एफिशिएंट या इफेक्टिव एंड फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा कोलिजन स्टार्ट होगा। जैसे कोई मान लो ये आपके पास मेटल है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ, पहले कम इलेक्ट्रॉन थे लेकिन जैसे टेम्परेचर दिया लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फ्री एंड दे आर क्लाइडिंग ईच अदर, ठीक है, और उससे क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि जब दो एटम, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस एटम के साथ स्ट्राइक कर गया है, सो होगा कि यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाई है मैंने, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फ्री और दे विल स्ट्राइक विद द इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक विद द एटम्स या नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके बाद उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा, क्योंकि बार बार स्ट्राइक करेगा, वो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा क्योंकि बार बार स्ट्राइक करेगा एक दूसरे के साथ, इसलिए इसकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटालिक कंडक्टर की डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यू कैन मेक ग्राफ लाइक दिस कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम जो है उसका वो डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है डिक्रीज करेगा, इसलिए कंडक्टिविटी भी उसकी डिक्रीज करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि हैंस द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर डिक्रीज, कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर विल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको हर क्वेश्चन में मैथमेटिकल आंसर लिखना और इस फॉर्मूले से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से, क्लियर। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हियर वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 2.0 10 इंटू 10⁻⁻⁴ केल्विन, मतलब ये आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा, ठीक है। तो हियर इन दिस सॉल्यूशन वी विल डिस्कस, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो कि आपको बोला हुआ कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस, मतलब अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 है और एक R2 है तो जो सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस से 20% ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको इस फॉर्मूले से सोल्व करें अगर हम, ये देखिए आप 100 + 20 डिवाइडेड बाई 100 करें तो 120 बाई 100 को डिवाइड करें तो आप क्या आएगा 1.2, दिस इज़ 1.2 ऑफ R1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी R2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R1, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ दैट इज़ व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो 300 केल्विन लिखना पड़ेगा, क्लियर, इट इज़ 300 केल्विन। अब देखिए आपको अल्फ़ा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा इज़ व्हाट दैट इज़ 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ केल्विन, ठीक है, केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो ये आपको अल्फ़ा भी दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पूछा इसने कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दिस, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना आपको, वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा के वैल्यू निकालनी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज वी नो दैट
R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, क्लियर, या R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस, ऐसे आप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो मैंने यहाँ पे R2 और R1 ले लिया होगा। आपको पूछा हुआ इसने ये निकाले, आप T2 निकालना है आपको, ठीक है। तो आप देखो कैसे निकालेंगे इसको। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 अल्फ़ा, R1 अल्फ़ा, या फॉर्मूले में अगर आप R इज इक्वल टू R नोट लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास R माइनस R नोट डिवाइडेड बाई R अल्फ़ा, ऐसे। तो ये आ गया आपके पास। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास R2 कितना है, R2 की वैल्यू आपके पास 1.2 ऑफ R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए R1 R2, ये देखो ज़ीरो करके आपके पास आ गया 1.2 माइनस ये R1, तो ये 0.2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो ये कट गया आपके पास, ये कट जाएगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये देखिए, ये 2 से ये 0.2 है, ये 20 हो गया, 20 हो गया, तो ये ऊपर जाके 10 इससे कट गया तो 10 हो गया, ये 10 और ये 10 पावर माइनस 4 है, तो आपके पास 1030 बच गया, यहाँ पे 1000 बच गया यहाँ पे। और T2 निकालना है आपको, तो T2 इज इक्वल टू वट, दैट इज़ T1 या 1000, और इसको उस तरफ लेके जाओ तो बन गया प्लस T1। तो T1 आपको दिया हुआ है 300 केल्विन में, देखेंगे आप तो 1000, दिस इज 1000 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू वट, प्लस 300 दैट इज इक्वल टू प्लस, आपके पास आंसर आ गया ये 1300 केल्विन। और अगर आप इसको सेल्सियस में लिखें तो 1027 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे 1000 में, तो ये आ गया आपके पास T2 टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, दिस वाज द क्वेश्चन।